पीएम मोदी के फ्रांस दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां उन्होंने कल एआई समिट में शिरकत की। एक तरह से को चेयर किया पीएम ने समिट को। वहीं आज राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। इसमें दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं आज शाम पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। मोदी के अमेरिका दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दूसरी बार शपथ लेने के बाद ये पहली मुलाकात होगी और ऐसे में दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। दोनों देशों के बीच जिन मुद्दों पर चर्चा की संभावना है उसमें भारत अमेरिका व्यापार, रक्षा सहयोग, भारत यूएस व्यापार घाटा, भारतीयों का डिपोर्टेशन, H-1B वीजा, रणनीतिक साझेदारी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा के साथ चीन का बढ़ता वर्चस्व, टैरिफ वॉर और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दे शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद कई देशों पर टैरिफ की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन भारत अभी भी बचा हुआ है। हालांकि ट्रंप ने अमेरिका पहुंचने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाया और भारत में इन धातुओं का निर्यात अमेरिका को किया जाता है। और ऐसे समय में ये मुलाकात और अहम हो जाती है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाले हैं। और राष्ट्राध्यक्षों की अगर बात की जाए तो पीएम चौथे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो ट्रंप की दूसरी बार शपथ के बाद, सरकार के बाद यहां ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की। उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा और बेटों से भी मुलाकात की और पीएम मोदी जेडी वेंस के बेटे विवेक के बर्थडे में शामिल हुए, उन्हें गिफ्ट भी दिए। इन तमाम तस्वीरों पर सबकी नजर इस वजह से है क्योंकि प्रधानमंत्री की मुलाकात जो है वो कई मायनों में अहम होने वाली है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ करा दें। अचल मल्होत्रा जी पूर्व राजनयिक, संजय कुलकर्णी जी डिफेंस एक्सपर्ट, संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। अचल जी, पहला सवाल आपसे ही, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को एक तरह से टैरिफ किंग कहकर कई बार एड्रेस किया, क्या माना जाए कि टैरिफ को लेकर चिंताएं भारत की हैं और इस पर पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात अहम होने वाली है? जी हाँ, टैरिफ जो है आप यूँ कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है इस टैरिफ को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड है। वो इस बात से चिंतित है कि बहुत सारी कंट्रीज के साथ जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अमेरिका के अगेंस्ट है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया है उन 3 कंट्रीज को जहाँ ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बहुत ही ह्यूज है। वो तीनों आप जानते हैं, वो मैक्सिको है, कनाडा है और एक और कंट्री है, चाइना है। चाइना से 30% व्यापार घाटा। हाँ, और लेकिन भारत के साथ डेफिनेटली ट्रेड डेफिसिट है, 35 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। और ये काफ़ी समय से वो बोल रहे हैं। पिछली टर्म में भी उन्होंने एक छोटी सी वो मोटर बाइक, अमेरिकन मोटर बाइक, जिसका इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल ट्रेड में, उसको भी एक प्रेस्टीज इशू बनाया था। बिल्कुल। भारत इस चीज़ को सेंस करता है और अभी हमारे बजट में हमने कुछ अनाउंसमेंट ऐसी की हैं जो इस तरफ इशारा करती है कि हम एक माहौल बना रहे हैं और एक सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस दे रहे हैं अमेरिका को कि एक इशू है, इस पे हम ध्यान देंगे। लेकिन ट्रंप के ज़हन में ऐसी इमेज इंडिया की क्यों है सर? चाइना समझ आता है, 30% व्यापार घाटा लगभग उनका है, कनाडा से 15-16% है, यूरोपियन यूनियन से भी इतना ही है। इंडिया का व्यापार घाटा अमेरिका से लगभग 2.5% का ही है। ऐसी इमेज बनने के पीछे कारण क्या है? ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबिलिटी या कुछ और रीजन? नहीं, ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक आप कह सकते हैं स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। वो हमेशा हमारी चालू भाषा में कहता है हड़काना, वो हड़काते रहते हैं। वो समय समय पे लोगों को बोलते रहते हैं कि हम मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अभी उन्हें आती देखिए क्या क्या स्टेटमेंट्स नहीं दी है। देख, पनामा कनेल को लेके, ग्रीनलैंड को लेके, कनाडा को 51st वो बनाना, इसमें मैसेजिंग बहुत सारा है। तो आप पहले से ही सामने वाली पार्टी को डिफेंसिव कर देते हैं, इससे पहले कि अब उनकी बार्गेनिंग में आ जाता है टैरिफ टैरिफ टैरिफ। जबकि हम काफ़ी समय से जो हमारे पास वो जीएसटी लगाया था, इन्होंने हटा दिया था, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, और उस पर भी वापस हम नहीं, पिछले कई सालों से बात नहीं कर पाए। अगर ये हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन उसके ऊपर टैरिफ का बोझ है। फिर टैरिफ की बात में वो ब्रिक्स में जो एक बात चल रही है, डी डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अब नई ब्रिक्स करेंसी लाने की बात हो रही है, तो उसको ये मुद्दा बना देंगे। तो ये है कि अपर हैंड रख के चलना, ये बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप की एक स्ट्रैटेजी है, ये उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। तो हमें इस चीज को मान के चलना चाहिए। अभी उन्होंने प्रैक्टिकली इंडिया पे कोई टैरिफ नहीं लगाया और मुझे तो उनकी ये पॉलिसी भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जितने वो टैरिफ्स लगाएंगे, जितने टैक्सेस बढ़ाएंगे, तो उसका सीधा असर तो अमेरिकन कंज्यूमर को होगा या नहीं होगा। जितनी समझ मुझे है ट्रेड की, कि आप जितना महंगा खरीदेंगे बाहर से, तो कंज्यूमर को ही पे करना पड़ेगा।
बिल्कुल। तो ये पॉलिसी मेरी समझ से भी बाहर है थोड़ी सी। संजीव जी, जैसे भारत ने कई बदलाव किए हैं जिसका जिक्र अचल जी ने किया, इसकी सीमा है क्या कोई? ट्रंप को एक तरह से संतोष वाले पहलू पर लाकर खड़ा कर देना, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है क्या? दूसरा, क्या यूएस को भारत की जरूरत नहीं है इस वर्ल्ड ऑर्डर में? संजीव। देखिए आयुष जी, ट्रंप की जो सीमा की आपने बात कही, वो सीमा वो स्वयं से निर्धारित होगी। और जब उनका वास्तविकताओं से सामना होगा, जाहिर है कि अभी उनके जो ट्रंप 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन के जो अर्ली डेज हैं और शुरुआती दौर में जब कोई नेता चुनाव जीत करके आता है और यदि वो इस तरीके की वापसी करे कि एक अंतराल के बाद फिर से अगर वो जब वापस आए हैं, तो जाहिर है कि अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये दिखाने के लिए कि हमने जो पोल प्रॉमिसेस किए थे, जो चुनावी वायदे किए थे, उस पर वो संकल्पबद्ध तरीके से अमल कर रहे हैं। तो जाहिर है कि अपनी जनता को मैसेज देने के लिए वो इस तरीके के बड़े जो है पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, बड़े एक्शंस लेकर के दिखा रहे हैं, जो कि बहुत कठोर दिखाई देते हैं, कई बार हार्श जो स्टेप्स भी वो लेते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटल डाउन करेगा और ये सत्ता की पाने की जो उनको जो ये अनुभव है वो सिंक इन करेगा, उसके बाद और उनका जो पूरे एस्टेब्लिशमेंट की रियलिटीज के साथ सामना होगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो रियलिटीज हैं उनके साथ जब उनका सामना होगा, तो वो अपने इस पूरे व्यवहार में बैलेंसिंग लाएंगे, उसमें करेक्शंस लाएंगे। इस बात में प्रबल इंडिया का रुख कैसे डिसाइड हो रहा है? क्योंकि ट्रंप बिल्कुल ही प्रिडिक्टेबल नहीं है और ये कहा जा रहा है कि ये पहले कार्यकाल वाले ट्रंप नहीं है, उस हिसाब की पॉलिसी से भी इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इसमें कितना वजन दिखता है संजीव जी? देखिए, भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, इसकी जो नींव है बहुत ही मजबूत है। ये जो नींव है हमारे जो शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड अपॉर्चुनिटी, शेयर्ड चैलेंजेस की नींव है। और ये जो संबंध है विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध। पिछले 25 वर्षों में चाहे अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति क्यों न रहा हो, राष्ट्रपति ट्रंप भी जो अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने का ही कार्य किया। और बिल क्लिंटन से प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और उसके बाद चाहे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश रहे हो या बराक ओबामा रहे हो या ट्रंप का पिछला कार्यकाल रहा हो या बाइडेन रहे हो, सभी ने इन संबंधों को आगे बढ़ाया है। आज और ये जो संबंध है, जाहिर है कि विश्व की अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकता है, लेकिन भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है और भारत इंडो पैसिफिक रीजन का मोस्ट कंसिक्वेंशियल डेमोक्रेटिक पावर है। और भारत आज का जो भारत है वो जाहिर है कि एक बदला हुआ भारत है, नया भारत है और वैश्विक मुद्दों पर भारत की जो भूमिका है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद भी संजीव जी, इंपोर्ट ड्यूटीज हमने कुछ चेंज की, कुछ बदला हमने, बाइक्स को लेकर, कुछ अल्कोहल के प्रोडक्ट्स को लेकर भी हमने चेंजेस किए इस तरह से, और कुछ और बदलाव की संभावना भी दिख रही है। उस पर भी हम आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। संजय कुलकर्णी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, जो पहली बात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर, उसमें भी डिफेंस को लेकर बातचीत हुई थी। डिफेंस को लेकर क्या उम्मीदें जाहिर की जाएं, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में एक तरह से डिपेंडेंट सा दिखता है अमेरिका। क्या वो चाइना को बैलेंस करने के लिए उसी पॉलिसी पर ट्रंप आगे बढ़ेंगे जिस पॉलिसी पर बाइडेन की सरकार या पहले की यूएस की सरकारें रही, जैसा संजीव जी ने जिक्र किया? आयुष, मुझे नहीं लगता है कि हर चीज हमने चीन को मद्देनजर रखते हुए करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो कैपेसिटी बिल्डिंग में वक्त लगता है और किसी भी दुश्मन हो, एडवर्सरी कहे, जैसे उनकी जो नियत है कब बदली हो जाए उसका पता नहीं चलता। इसका हमने अंदाजा देख ही लिया गलवान में उन्होंने क्या किया। तो उसके मद्देनजर और जिस प्रकार से अभी गलवान तो अभी हुआ, लेकिन इससे पहले लगातार भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं वो बहुत गहरे धीरे धीरे होते जा रहे हैं। चाहे वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, साइबर सिक्योरिटी में हो, स्पेस में हो, एविएशन में हो, स्मॉल आर्म्स में हो, तो ये सब में धीरे धीरे करके जिस प्रकार से और एक्सरसाइजेस होते हैं, दोनों देशों के बीच में युद्धाभ्यास होता है, एक्सरसाइजेस होते हैं, एक दूसरे के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी पता चलता है। और क्वाड को लेकर के खासकर, चाहे क्वाड एक सिक्योरिटी एंगेजमेंट नहीं होएगा, पर उसके बावजूद भी जिस प्रकार से क्वाड को लेकर के, इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर के, तो एक मैसेजिंग जाता है कि भारत जो है पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक महत्व रखता है और उस महत्वता को बढ़ाने के लिए इंडो पैसिफिक में जिस प्रकार से बाइडेन ने नाम बदली कर दिया, तो जो नाम बदल के इंडो पैसिफिक किया तो चीन को और भी जलन हो गई, ये इंडो पैसिफिक क्यों नाम दे दिया इस रीजन को। तो ऐसे देखते हैं कि भारत और अमेरिका एक दो लोकतंत्र होने के नाते
और ट्रांसपेरेंसी होने के नाते, और ट्रांसपेरेंसी, लोकतंत्र और इंटरऑपरेबिलिटी, जब दो लोकतंत्र काम करेंगे एक साथ में तो पूरे विश्व भर में शांति होने का अंदेशा है। डिफेंस इंपोर्ट को कैसे आप देखते हैं संजय जी? क्या 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स पर भी कोई बात आगे बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद है? F-35 उन्होंने भेजा, इस पर भी लगातार पिच किया जा रहा है कि सुखोई 57 से कंपैरिजन भी एक चल रहा है इंडियन मार्केट में भी। देखिए, जो बैंगलोर में एयर शो हो रहा है, साफ पता चलता है कि किस प्रकार से रूस के स्थित एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, किस प्रकार से अमेरिकन एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं। मतलब मकसद यही होगा अमेरिका का, कि अमेरिका का पूरा जो इकोनॉमी है वो डिफेंस इंडस्ट्री पे बेस करता है। और हमने देखा कि यूक्रेन और रूस के बीच में भी बार बार अमेरिका को काफी देशों ने इल्जाम लगाया कि उनके फायदे में लगातार वो यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर का एड देते जा रहे हैं। इजराइल में भी सारा जितना भी आर्म एम्युनिशन जाता है वो अमेरिका से जाता है। तो ये एक तरीके से अमेरिका को एक, मैं कहूँगा, ऐसे माहौल में देखा जाता है कि पूरे डिफेंस इंडस्ट्री ही जो है वो अमेरिका को चलाती है। लेकिन भारत एक आत्मनिर्भर होने के राह में चलता हुआ प्लस 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, धीरे धीरे करके वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। जब तक आप मिलिटरीली स्ट्रांग नहीं होंगे आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो सकते। और आप जब इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, मिलिटरीली स्ट्रांग होंगे, आप मिलिटरी स्ट्रांग होंगे, टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग होंगे, जब टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग होंगे। तो ये सब एक दूसरे के जुड़ा हुआ है और एक लोकतंत्र होने के नाते बहुत बड़ी बात। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि डीप स्टेट को लेकर के जिस प्रकार से ट्रंप खुद अपने देश में डीप स्टेट बार बार कर रहे हैं। हम लोगों ने खुद देखा कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, किस प्रकार से। मैं उसी पर आने वाला था। अचल जी से ये समझ लेते हैं। अचल जी, ये कितना अहम हो जाता है, खास करके जो इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा था, जिस तरह से उनको वीडियो में वापस भारत भेजा गया, देश में जितना बड़ा मुद्दा है उतना ही बड़ा मुद्दा उस मुलाकात में भी होगा क्या ये? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये कंटेंशियस इशू है, हम इस बात करने वाले हैं। हम अपने डिप्लोमेटिक चैनल से, जैसा कि पहले तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी लोकसभा में, लेकिन तुरंत उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी ने इंडिकेट किया था, हमारी ब्रीफिंग्स में ये बताया था कि पॉलिटिकल चैनल्स के थ्रू वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट भी की है, क्योंकि सबका ये मानना, देखिए इस पे कोई दो राय नहीं है कि अगर इलीगल माइग्रेंट्स हैं वहाँ पे तो उन्हें हमें वापस इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक लेना ही पड़ेगा। और इंडिया कभी भी इलीगल इमिग्रेशन को प्रमोट नहीं करती। हमारी पॉलिसीज क्लियर हैं, हम मोबिलिटी पे विश्वास रखते हैं। हम ये कहते हैं कि पूरे देश, पूरे विश्व में जो मोबिलिटी है ह्यूमन रिसोर्सेज की, उस पर कम से कम बंदिशें होनी चाहिए ताकि एक दूसरे के देश में लोग जाके काम कर सके। इलीगल के हम खिलाफ हैं, लेकिन जिस तरीके से और पब्लिसाइज करके वहाँ की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने वीडियो बना के निकाल के, तो लोगों को यहाँ इस बात पे राज था कि भारत और अमेरिका के जिस तरह के रिश्ते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की विजिट होने वाली है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन यूज किया जा सकता था। पिछले कई सालों से, अरे पिछले साल तो 1300 से भी ज्यादा डिपोर्ट होके आए वहां से, तो कहीं खबर बनी? मुझे तो याद नहीं कि कभी ये खबर बनी हुई। तो एक, जैसे मैंने पहले भी बताया ना, उनके स्टाइल में है कि एक बार डिपोर्टेशन पे उन्होंने अगर बहुत बड़ा माइग्रेशन पे जो स्टेटमेंट दी है, इलेक्शन प्रॉमिस किया है, तो ढिंडोरा पीटा कि देखिए मैं कितनी बिल्कुल इसी वजह से भारतीय राजनीति में बड़ा मुद्दा बना। वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत अहम तथ्य और तर्क आप लोगों ने साझा किए हमारे दर्शकों के साथ।